मैंने जेल में दाढ़ी और मूंछें इस कदर बढ़ा ली थीं कि पगड़ी बांधने पर कोई भी मुझे शनाख्त न कर पाता, क्योंकि सफ़र के आगाज़ ही में 50 रुपए उनको चाय पानी के लिए दलीप सिंह ने दे दिए थे। इसलिए वो हम पर मिटे जा रहे थे और खासे मेहरबान नज़र आते थे। मैंने दानिस्ता प्रकाश को इस तबादले से बेखबर रखा था। अलबत्ता उसकी तरफ से वक्तन फवक्तन मिलने वाले पैसे, जो अब करीबन 400 रुपए हो चुके थे, मेरे पास महफूज थे। हम दोनों ने धारेवाल की बनी हुई बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ रखी थीं और मैंने भी दलीप सिंह की तरह सर पर पगड़ी बांध रखी थी। जब तक खुद मैं किसी से तारुफ न करवाता, मुझे भी भारतीय कैदी ही समझा जाता। सिखों की रवायती कमजोरी शराब की बोतल की शक्ल में पुलिस वालों के पास दलीप सिंह के रिश्तेदारों ने पहुंचा दी थी, जो हमें जेल के बाहर मिलने आए थे। गुरदासपुर से हम एक ट्रेन के जरिए अमृतसर पहुंचे, जहां से रात को हम एक पैसेंजर में सवार हो गए, जिसके डब्बों में सवारियां ना होने के बराबर थीं। खिड़की के नज़दीक ही हमने 2 बर्थों पर कब्जा कर लिया। स्टेशन से दलीप सिंह ने मछली खरीदी थी और ट्रेन चलते ही दोनों पुलिस वाले और दलीप बोतल पर टूट पड़े। दलीप सिंह ने खुद बमुश्किल 1 या 2 पैग पिए थे। मुझे उन्होंने रस्मन दावत दी, लेकिन मेरी सिर्फ एक बार ना कहने को ही काफ़ी समझकर चुपके हो रहे। लुधियाना के करीब ट्रेन पहुंची तो हवलदार सोने के लिए ऊपर बर्थ पर चला गया। हम दोनों एक ही हथकड़ी में बंधे हुए थे। दूसरे सिपाही को भी बार बार ऊँग आने लगी थी। कुछ शराब का नशा और कुछ शदीद सर्दी। नींद से लड़ने की कोशिश में उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुलती थीं। जैसे ही हम लुधियाने से चले, मैंने दलीप सिंह को तैयार किया। उसने आंखों ही आंखों में रजामंदी ज़ाहिर कर दी। सिपाही ने हमारी हथकड़ी का कड़ा अपनी पेटी से निकालकर हाथ में पकड़ रखा था। महाराज जी, ज़रा पेशाब करेंगे? दलीप सिंह ने ऊँघते हुए सिपाही से कहा। उसने लाल लाल आंखों से हमारी सिमत देखा और शराब के नशे में लड़खड़ाती जबान से इजाज़त दे दी। हमारी बर्थ की पुश्त डब्बे में बनी लैट्रिन से मिली हुई थी। खुद वो गधा वहीं बैठा रहा। हम दोनों हथकड़ी संभालते हुए उठ खड़े हुए, क्योंकि यहाँ गाड़ी की रफ्तार ना होने के बराबर थी। उठने से पहले मैं हथकड़ी से अपना हाथ निकालना नहीं भूला था। लैट्रिन की तरफ जाते हुए हमने मुड़कर एक मर्तबा फिर ऊँघते हुए सिपाही और नींद में खराटे लेते हुए हवलदार पर नज़र डाली और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। लैट्रिन के नज़दीक मैंने हथकड़ी से बाहर निकाल लिया। दलीप सिंह हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। ताश के गुरुजी, उसने मुझे बेइख्तियार दाद दी। हमने दरवाज़ा खोला और पैदान पर पांव रखते हुए एक दूसरे के पीछे अंधेरे में छलांगे लगा दी। ट्रेन की रफ्तार कम थी और खैरियत गुजरी। मुझे तो कोई चोट ना आई। मैंने पहले छलांग लगाई थी, उसके बाद दलीप सिंह कूदा। जब तक ट्रेन गुजर नहीं गई, मैं ज़मीन से चुपका लेटा रहा। उसके साथ ही मैं बिजली की सी फुर्ती से उठा। न जाने मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से ऊद कर आई थी। रेलवे लाइन के करीब 2 पत्थर मैंने उठाए और एक दूसरे के ऊपर बेड़ी के कड़े बार बार रख कर ज़रबे लगाईं। रेड टूटी और मैं आज़ाद हो गया। इस अमल में बमुश्किल 1 मिनट सर्फ हुआ था। मेरी नज़रें अभी तक दूर जाती गाड़ी की रोशनियों पर जमी हुई थीं। मुझे हैरत हुई, दलीप सिंह अभी तक अपनी जगह से नहीं उठा था। जब भागकर उसके नज़दीक गया तो मेरा दिल डूब गया। मेरे मोशन से अंदाजे की गलती हो गई थी और वो बजाय दूर गिरने के पत्थरों के ऊपर ढेर हो गया था। उसका सर फट चुका था और वो बेहोश पड़ा था। दलीप मियाँ, मैंने उसे करीबन झंझोड़ डाला, लेकिन वो बदस्तूर खामोश रहा। मेरी नज़रें अभी तक गाड़ी की बत्तियों पर जमी थीं। झुककर उसकी धड़कनें सुनी। वो जिंदा था, लेकिन चोट खासी ज़्यादा लगी थी और अभी मैं इस शेषोपंज में मुब्तला था कि क्या करूं क्या न करूं कि मुझे गाड़ी की रोशनियां ठहरती नज़र आईं। शायद हमारे फरार की इत्तला हो गई थी और पुलिस वालों ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोक ली थी। अब सिवाय भागने के और कोई चारा न था। मैंने अलविदाही नज़र अपने मौसन पर डाली, उसे बड़े दुखी दिल से खुदा हाफिज कहा और दीवानावार एक समत में भागने लगा। भागते भागते हमने लगा तो रुक कर सांस ले लिया। मुसलसल मुशक्क़त से न जाने कौन से ज़ख्म हरे हो गए थे कि वजूद फिर दुखता हुआ फोड़ा बन गया। टांग की तकलीफ दोबारा ऊद कर आई, लेकिन
जान की परवाह किसे थी। आज़ादी के खूबसूरत तस्वुर के सामने ये सख्तियाँ, ये दुख सब हीज थे। मुझ पर भागने का जुनून सवार था। सुबह तक मैं भागता और चलता रहा। इस दौरान गिरफ्तारी का खौफ बराबर मुझ पर मुसल्लत रहा। मुझे इल्म था कि पुलिस बुखलाए हुए कुत्तों की तरह मेरा पीछा कर रही होगी, लेकिन मैंने भी अब दिल में तहैया कर लिया था कि वो कभी जिंदा इन वहशियों के हाथ नहीं आएगा। सुबह के करीब जिस जगह मैं पहुंचा, ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। मैंने रातों रात 20 मील से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया था और करीबन शाम ढले मैं दुनिया नगर पहुँच चुका था। दुनिया नगर का लारी अड्डा मामूली सा है। पंजाब से कश्मीर को आने जाने वाली बसें यहाँ चंद मिनट रुकती हैं। वैसे तो पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के तमाम स्टेशन, होटल, लारी अड्डे, बस स्टैंड, आश्रम और सराय इंडियन सिक्योरिटी से भरी रहती थीं, लेकिन ख़ास तौर से जम्मू से गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक और सरहद के साथ साथ अमृतसर के इलाके पर उनकी खास नज़र थी। बसों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं तेज़ी से चलता हुआ बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंच गया, जहां से बसें मुड़कर बड़ी सड़क पर पहुंचती हैं, और अब वहीं एक तरफ दरख्त की ओट में खड़ा था ताकि पंजाब की तरफ जाने वाली किसी भी लारी में सवार हो सकूं। एक बस मध्यम रोशनी के साथ नमूदार हुई और मैं खुदा को याद करके उसमें सवार हो गया। अंदर बैठकर सबसे पहले मैंने अपनी हालत का जायजा लिया। खुदा का शुक्र कि तमाम कपड़े सही सलामत थे, वरना यहाँ फिर कोई बीता आन खड़ी होती। ये बस अमृतसर को जा रही थी। अमृतसर बॉर्डर से मैं सिर्फ नक्शे की हद तक वाकिफ था। खुद पार करने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि चुपचाप अमृतसर का टिकट खरीद लूं। अगरचे रास्ते में और शहर भी आते थे जहां चेकिंग का खतरा था, लेकिन मैंने अब खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। रात का सफ़र था। मैं सारे रास्ते ऊँघने की एक्टिंग करता रहा। लारी भी पंजाब रोड वीज की एक्सप्रेस टाइप कोई चीज़ थी। क्या मजाल जो किसी शहर में 5 मिनट से ज़्यादा ठहरी हो। सारे रास्ते गालबन वो 3 या 4 जगह रुकी होगी। जहां लारी रुकती, मैं ऊँघता ऊँघता अगली सीट पर बाजू जमा कर उस पर अपना सर रखकर सो जाने की एक्टिंग शुरू कर देता। इस असना में अपने साथ वाली सवारी की छुट्टी करवाने के लिए मैं उससे 5-6 मरतबा टकरा भी चुका था। वो भी बड़ी ढीठ हड्डी का मालूम होता था, वहीं जमा बैठा रहा। रात गए हम लोग अमृतसर पहुंच गए। मैं जल्द अज जल्द शहर की हदूद से बाहर निकल जाना चाहता था। वो रात मैंने अमृतसर के एक निवाही खेत में छुपे छुपे काट दी। इससे पहले मैं 2 रातों का जागा हुआ था। सर्दी से बचने के लिए बार बार जिस्म को हरकत देनी पड़ती थी। नींद बार बार मुझ पर हमला करती रही, लेकिन मुझे इल्म था अगर आज सो गया तो शायद फिर कभी जाग न सकूं। अब मुझे फौरन फैसला करना था कि बॉर्डर किस जगह से पार किया जाए। अमृतसर, डेरा बाबा नानक, कलानूर, ये 3 नाम मेरे जहन में घूम रहे थे। बिल आखिर जहन ने फैसला डेरा बाबा नानक के हक में दिया। दोपहर होने पर एक करीबी वैष्णु ढाबे पर 2-3 फुल के जहर मार किए और चाय का एक कप एस्प्रिन के साथ पीकर मैं 4 बजे के करीब डेरा बाबा नानक जाने वाली लारी पर सवार हो गया। इस इलाके से मैं कुछ वाकिफ था। तकरीबन 5 बजे मैं शाहपुर के नज़दीक उतर गया और एक गांव की तरफ चल दिया, जहां से मुझे बॉर्डर पार करना था। मैं सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था। रास्ते में जगह जगह आर्मी ने मोर्चे खोद रखे थे। खेतों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं और फसलें जो कटाई की मुंतज़िर थीं तबाह होती जा रही थीं। मेरे साथ साथ और भी इर्द गिर्द के देहातों के लोग आ रहे थे और हम सब को फौजियों की मुसलसल घूरती हुई आंखों का सामना करना पड़ रहा था। रास्ते में पड़ने वाले देहातों में एक लौता आदमी ही दिखाई देता। मेरे पीछे पीछे आने वाले देहाती अब एक एक करके ख़त्म हो गए थे और अब मुझे अकेले को घूरती हुई आंखों का सामना करना पड़ रहा था। ठहरो, एक मोर्चे के करीब से गुजरते हुए आवाज़ सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर रुक गया। किधर जाना है? एक लंबे तड़ंगे सिख सूबेदार ने मुझे घूरते हुए पूछा। पखियों महाराज, मैंने करीबी गांव का नाम ले दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत महाराज जी। कहाँ से आ रहे हो? महाराज जी घमटाले से। किस से मिलना है? सरपंच से महाराज। क्या नाम है सरपंच का? परमजीत सिंह महाराज।
इर्द गिर्द के 10 गांव के सरपंचों के नाम तो मुझे हिफ्ज थे। ठीक है, जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से, उसने मुतमईन होते हुए कहा, और मैं उसको सत श्री अकाल कहकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया, जहाँ अभी और मुसीबतें मेरी मुंतज़िर थीं। पखियों से मैं रोए पहुँच गया, जहाँ से मैं पगटाने के साथ वाक़या भारतीय पिकेट के साथ साथ सरहद अबूर करना चाहता था। सामने दाएं तरफ दरिया के साथ पाकिस्तानी पिकेट और बाईं तरफ सिर्फ बेले का इलाका था। यहाँ से बॉर्डर कम अज़ कम मील भर की मुसाफित पर वाक़ था, और एरिया भी ऐसा जिसके चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी या तो खुद डिप्लॉय थी या उसने ज़मीन 2 सुरंगें माइंस दबा रखी थीं। इस जगह से बॉर्डर पार करना कितना ख़तरनाक था उसका मुझे बखूबी इल्म था, लेकिन अपने मुल्क पहुंचने की तमन्ना और अपने बका की जंग जो मैं लड़ रहा था उसके सामने इस खतरे की ज़रा पर भी अहमियत ना थी। मैं कमाद के एक खेत में छुपा अंधेरा फैलने का मुंतज़िर था ताकि किस्मत आजमाई कर सकूं। अब अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। खेत के बाहर सरकंडों का एक छोटा सा सिलसिला था और उसके आगे खुदे हुए फौजियों के मोर्चे, जिनके दरमियान से गुजरकर मुझे भारतीय पिकेट के करीब पहुंचना था ताकि मैं वहां से सरकंडों की आड़ में चलता हुआ खुश्की के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो सकूं। यहाँ हमारी पोस्टें थीं क्योंकि दरिया के आगे तकरीबन 5-6 मील का एरिया पाकिस्तानी इलाके ही में है और उसके बाद बॉर्डर लाइन शुरू होती है। अभी मैंने कमाद के खेतों से सर बैर निकाला ही था कि मेरे करीब ही करीबन 25 या 30 फुट दूर जोरदार धमाका हुआ। गालबन कोई बारूदी सुरंग फटी थी। उसके साथ ही गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ें गूंजने लगीं। भारतीय फौजियों के पास न जाने इतना असला कहाँ से आ गया था कि वो बगैर देखे वाले खामखा फायरिंग शुरू कर देते। मेरे करीब से रोशनी राउंड फायर हुआ और फिर वो रुक गए। मैं वहीं दुबक कर बैठ गया। रोशनी में होम गार्ड्स के जवान खाकी वर्दियां पहने, हाथों में राइफलें थामे इधर से उधर भागते नजर आ रहे थे। खुदा ने एक और कर्म किया कि मुझे अपने करीब वाले मोर्चे का भी इल्म हो गया, वरना अभी तक मैं उससे बेखबर था। गालबन किसी होम गार्ड का पांव गलती से बारूदी सुरंग पर आ गया था, जिसकी वजह से वो फट गई थी। 15-20 मिनट बाद उनकी भाग दौड़ खत्म हो गई और माहौल पर एक मर्तबा फिर पहले जैसा सन्नाटा तारी हो गया। मेरी आंखों के सामने बूढ़ा और सर्द आसमान अपने दामन में हजारों सितारों के साथ ठठरता हुआ नजर आ रहा था। मुझे मालूम था कि सामने शकरगढ़ पर भी यही आसमान नन्हे मुन्ने जुगनुओं के साथ साया फगन है, और वहाँ से कुछ दूर एक शहर बेमिसाल में मेरे माँ बाप बहन भाई आराम से रजाइयाँ और लिहाफ ओढ़े इत्मीनान की नींद सो रहे हैं, इस बात से कतई बेखबर कि उनसे कुछ फासले पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। मैंने चादर को लंगोटी की तरह बांध रखा था। मेरे पाँव नंगे थे और मैं पिंडलियों तक शबनम से भरा हुआ था, लेकिन मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के कतरे ऊपर आए थे और मुझे अपने वजूद में खून की जगह अंगारे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। रात अपने सीने में हजारों वहशतें समेटे रिंग रिंग कर सूरज देवता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अपने औसान बहाल करने के लिए दिल ही दिल में एक मर्तबा फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और बड़ी एहतियात से चलता हुआ खेतों से बाहर निकल आया। अब एक खाली कतई ज़मीन जो गालबन 15-20 गज लंबा था मुझे रिंग कर तय करना था। उसके बाद सरकंडों का वो सिलसिला था जिससे गुजरकर मुझे आगे पिकेट की तरफ बढ़ना था। तमाम एरिया आर्मी ने मुकम्मल कैमोफ्लेज कर रखा था। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे मेरा पाँव या जिस्म का कोई और हिस्सा किसी भी बारूदी सुरंग को छू सकता था। फिर एक धमाका और जिस्म के परखचे उड़ जाते। मैं रेंगते हुआ सरकंडों की तरफ जा रहा था। एक एक लम्हा क़यामत ढहा देने वाला था, और अब मैं उस मकाम पर आ गया था जहां से वापस लौटना भी मौत था और उससे आगे बढ़ना भी मौत। मेरे चारों तरफ मौत अपनी तमाम तर वहशतों के साथ रक्स कर रही थी, लेकिन मैं ज़िंदगी के लिए उससे चौमुखी लड़ाई लड़ रहा था, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह अपने मुक़द्दस वतन की ज़मीन पर पहुंच जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा, क्योंकि ज़िंदा इन बेड़ियों के हाथ आना से सक कर
मरने वाली बात होती है। दिल की तेज तेज धड़कनों के साथ अब मैं मोर्चों के ऐन नीचे पहुंच चुका था। नीम दायरे में बने हुए ये मोर्चे मुझसे 10-12 फुट की ऊंचाई पर वाक़ थे, जिनके नीचे सरकंडों की एक कतार सी फैली चली गई थी। मैं अब मोर्चों से गुजरकर बेले में दाखिल हो गया, जहां मुझे उम्मीद थी कि अब खतरा टल गया है। अचानक मेरे पीछे धमाका हुआ और सारा माहौल नंगा हो गया। करीब ही छुपे हुए किसी फौजी ने, जो वहां पोजीशन लिए बैठा था, मुझे देख लिया था और उसने रोशनी राउंड फायर कर दिया था। हॉल्ट! किसी की जोरदार आवाज़ गूंजी और मैंने बड़ी फुर्ती से सामने बड़ी बड़ी लंबी जंगली घास बेले में छलांग लगा दी। फिर मैं कमर के बल झुककर तेजी से भागने लगा। गोलियों की सुर्ख लकीरें मेरा ताक़ुब कर रही थीं। मेरे कानों के दोनों अतराफ शाएं 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 की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन मैं जुनूनियों की तरह इस पोजीशन में दौड़ा चला जा रहा था। मेरी पिंडलियों से खून रसना शुरू हो गया और दिल का ये आलम था कि जैसे सीना फाड़कर बाहर आन गिरेगा। सर्दी गर्मी का एहसास मर चुका था। बस ज़हन में एक ही आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी, दौड़ो दौड़ो, तेज़ और तेज़। इन तमाम बातों के बावजूद मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बेदार था। मुझे इल्म था अगर मुझसे ज़रा भी सिमत का गलत अंदाज़ा हो गया तो वो मुझे घेर कर मार डालेंगे। अब मैं बुर्जियों पर पहुंच चुका था, जो बॉर्डर की हद होती है। छलांग लगाई और पाकिस्तानी धरती में समा गया। मेरे पीछे फायरिंग अभी तक जारी थी। अचानक हाल्ट की आवाज़ गूंजी और मैं रुक गया, जैसे ये सब कुछ बिजली का कोई अमल हो। हैंड्स अप! दोबारा ललकार गूंजी। मैंने हाथ खड़े कर दिए। मेरे सामने मेरे रेंजर्स खड़े थे, मेरी सरहदों के निगहबान। उन्होंने यूं तो मेरे अतवार से ही मुझे जान लिया था, बहरहाल वो मेरे अपने थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई भी कोई चीज़ होती है। कौन कहता है? एक जवान ने करख्त लहजे में पूछा। जवान कौन है? जवाब में मेरी आंखों से आंसू बह निकले और यही मेरी पहचान थी। उनके राइफल बरदार हाथ नीचे दुबक गए। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।